आज हम पढ़ेंगे पर्वत निर्माण के सिद्धांतों में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। जैसा कि हम पर्वत निर्माण सिद्धांत में पहला सिद्धांत पढ़ रहे हैं कोबर का, यह हिमालय की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्योंकि कोबर ने हिमालय के उत्पत्ति के बारे में भूसन्नति द्वारा अपना व्याख्यान किया। इस सिद्धांत में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसकी उत्पत्ति पढ़ेंगे, कार्य प्रणाली पढ़ेंगे, आलोचनात्मक मूल्यांकन पढ़ेंगे। कोबर का परिचय एवं उद्देश्य। कोबर कौन था? एक प्रसिद्ध जर्मन भूविज्ञानी जियोपोल्ड कोबर। पुस्तक क्या थी? डेर बाउ डेर इड्डे, यानी कि पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है, उस संरचना उसके आधार पर, पृथ्वी के संरचना के आधार पर मुख्य उद्देश्य प्राचीन दृढ़ भूखंडों तथा गतिशील भूसन्निधियों के मध्य संबंध स्थापित करना। इस सिद्धांत का बेस क्या था? वेगनर का जो सिद्धांत आया था उसी को बेस बनाकर कोबर ने अपना पर्वत निर्माण सिद्धांत दिया था। इसमें इसने क्या किया? तो जो दृढ़ भूखंड है, जैसे गोंडवाना ले, लोरेशिया, फिर उसके बाद उसके पार्टीशन हुए, अलग अलग भाग हुए, उनके बीच में जो भूसन्निधि है और उनका दोनों का संबंध दिखाना, इसका मुख्य उद्देश्य। मूल विचार, वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण इन्हीं प्राचीन दृढ़ भूखंडों के आधार पर हुआ है। क्या बोला इन्होंने? इसका मूल विचार क्या था कि, और ये सिद्धांत किसके आधारित है? संकुचन के आधारित, संकुचन पर आधारित, क्योंकि जो अपना वेगनर था बल आधारित बता रहा था, जो उस बल को सभी गणितज्ञों ने गलत बताया। तो ये कोबर ने पर्वत निर्माण सिद्धांत संकुचन पर आधारित दिया। देखो आया संकुचन बल। और संकुचन बल क्या होता है? संकुचन बल क्या होता है? देखो, एक हमने पढ़ा था, पृथ्वी सौर मंडल का एक अभिन्न अंग है, जो सौर मंडल यानी सूर्य से अलग होकर, यानी आग के गोले के रूप में एक ग्रह का निर्माण हुआ है। तो वो ग्रह कैसा था? एकदम गर्म आग का गोला। और जैसे जैसे धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसका ऊपर की लेयर कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, तो सिकुड़ेगी, उसमें दरारें आएंगी। तो उसी बेस पे इसने अपना सिद्धांत दिया है। देखो, कोबर संकुचन सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार पृथ्वी के ठंडे होने से उत्पन्न संकुचन ही पर्वत निर्माण के लिए आवश्यक बल प्रदान करता है। यानी कि पृथ्वी जिस तरह से धीरे धीरे ठंडी होती है और उससे संकुचन बल होता है, उत्पन्न होता है, उसी से पर्वत निर्माण के लिए बल मिलता है। देखो, पृथ्वी का शीतल होना यानी ठंडा होना, तो उसका संकुचन होना, सिकुड़ना, और इसी से क्या मिलता है? क्षैतिज संपीड़न बल। यानी कि अगर ये चीज है और ये ठंडी हो रही है, तो इससे क्या है? इधर और इधर संकुचन बल मिल रहा है, यानी क्षैतिज रूप में। कोबर की भूसन्निधि की सिद्धांत के कुछ शब्द वाले हैं, देखो। दृढ़ भूखंड है क्रेटोन। क्या है? क्रेटोन, क्रेटोन। दृढ़ भूखंड को क्या बोला ना? क्रेटोन। और क्रेटोजन भूसन्निधि के दोनों ओर स्थित प्राचीन और कठोर स्थलीय भाग को क्या नाम दिया है? क्रेटोजेन। क्रेटोजन। ओरोजेन, जहाँ पर पर्वत निर्माण होता है, पर्वत की उत्पत्ति होती है। जो साइकिल भूषण, लंबा चौड़ा और उथला जलीय भाग जहाँ अवसाद जमा होते हैं और कमजोर क्षेत्र होता है, उसको क्या नाम दिया उन्होंने? ओरोजेन। सिद्धांत की मान्यता देखो। सिद्धांत की मान्यता, अफ्रीका, हिंद महासागर, इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशिया, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत और दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सब क्या है? अलग अलग पीरियड की अलग अलग यूनिट है, यानी कि अलग अलग दृढ़ भूखंड है। और इन्हीं दृढ़ भूखंडों में भूसन्नतियों के
संयोजन से क्या निर्माण हुआ? पर्वत निर्माण हुआ। उसके उसके उसने कितने पीरियड बताए? ऑर्गेनिक पर्वत निर्माण के 6 काल बताए। सबसे पहला प्रीकेबियन काल, फिर प्रीकेबियन काल के बाद आया हर्षेन या वेरिस्कन काल, फिर पेलेजोइक काल, फिर केलेडोनियन काल, फिर अल्पाइन काल और लास्ट में आया ट्रशरी काल। इधर से चलेगा, ये सबसे पुराना ये है, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। पर्वत निर्माण के स्थल, लो जी। इसको कैसे याद करोगे? लो जी, यानी लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस और ग्लिप्टोजेनेसिस। पीली अवस्था जिसमें संकुचन से, जैसे पृथ्वी है, ये गोल पृथ्वी है, उसका संकुचन होगा तो कैसा होगा? ये एक गोला। तो ये जो बना पार्टीशन है, इसमें क्या बन गया? भूसन्नति, यानी दोनों तरफ से पानी से, जैसे इस गोले को हम यहाँ से निकालते हैं इसे, देखो इसे भूसन्नति का निर्माण होगा। ये यहाँ से सुगड़ी, यहाँ से उठी, तो ये अब यहाँ से दोनों तरफ से पानी आएगा बरसात का, तो धीरे धीरे इसमें अवसाद जमा करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? भूसन्नति। तो अवसाद जमा होना यानी निक्षेपण का जमा, कंकड़ जल पत्थर का, और एक जलग्रत बनना, उसको क्या बोलेंगे? भूसन्नति। ओरोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस मतलब संपीड़न और पर्वतों का वलन। अब देखो, जब हमने देखा था भाई, ये गर्त है, बढ़ता गया था, और बार बार बढ़ता जाता है, उसमें लोड बढ़ता जाता है और एकदम इतनी लिमिट क्रॉस कर जाता है, उसके बाद ये भरना बंद हो जाता है, ये निक्षेपण आएगा, वो ये नीचे जाना बंद हो जाएगा, इसका उत्तोलन बंद हो जाएगा। तो उत्तोलन बंद हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा सघनता आ जाएगी, और सघनता आएगी, देखो ये जब यहाँ से यहाँ तक का जो पार्टीशन है, ये भी नीचे जाएगा, और इधर से दोनों तरफ से फोर्स लगेगा, और ये बहुत कठोर है, तो क्या होगा? नीचे जाना बंद हो गया, तो क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा। कहाँ उठ जाएगा? ऊपर। इसको हम क्या बोलते हैं? पर्वत वलन। प्राथमिक ग्लिप्टोजिनिस, पर्वतों का उत्थान होना चाहिए, जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ता जाएगा, पर्वत का विकास होता रहेगा, और बड़ी जात बल, जैसे अपना सूर्य का प्रकाश, बरसात और रासायनिक क्रियाएं हैं, इनके द्वारा इसका अनाच्छादन यानी कटाव होता रहेगा। ठीक है, अंतर्जात और बहिर्जात बल दोनों काम करते रहेंगे। ये देखो, इसमें टेटोजेन या फोरलैंड किसके कहा? जो दृढ़ भूखंड है, बीच में ओरोजेन या जो साइक्लिंग, और जो नीचे है ये क्या हो रहा है? सेडिमेंटों का जमाव, इसको बोलते हैं अवतरण, यानी नीचे जाना, धीरे धीरे कठोर होते जाना। प्रथम अवस्था लिथोजेनेसिस, निर्माण संकुचन बल के कारण भूसंगति का निर्माण हो, किसके अनुसार? संकुचन के कारण। जैसे जैसे पृथ्वी सिकुड़ी, तो उसके बीच में गया अवसादीकरण, दृढ़ भूखंडों के अपरदन से प्राप्त मलबे को भूसंगति में निरंतर निक्षेपण किया, यानी कि जो दृढ़ भूखंड थे दोनों तरफ, उनका जो मलबा था, इधर देखो, इधर से कोई पानी आएगा तो इधर से मलबा लेके आएगा, इधर से भी पानी आएगा तो इधर भी मलबा लेके आएगा, तो इन मलबों को क्या कहा? अवसादीकरण। और जब ये मलबा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और नीचे बैठता गया, नीचे जाता गया, उसको क्या बोलेंगे? अवतलन। अवसादों के भार के कारण भूसंगति के तले में निरंतर नीचे की ओर धंसना क्या है? अवतलन। परिणाम, भूसंगति की गहराई में वृद्धि, अत्यधिक मलबे का जमाव हो जाता है। और देखो, ओरोजेनेसिस, गतिमूल। एक तो ये अग्र प्रदेश से केटोजन, एक तो देखो, ये अग्र प्रदेश या केटोजन फोरलैंड बोलते हैं इसको, और एक हमारा इसमें क्या है? संपीड़न बल लगाया दोनों तरफ से। क्यों लगेगा ये संपीड़न बल? देखो, एक की छड़ है, ये पूरा एक छड़ बनी हुई एक है ना, अब इस छड़ को यहाँ से नीचे खींचा जाए, तो नीचे खींचा जाएगा तो साथ में क्या है? ये कोना भी इधर प्रेशर मारेगा, ये कोना भी इधर प्रेशर मारेगा, और ये ऊपर उठ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम? वलन। और ये दोनों तरफ आने का बल क्या है? संकुचन के कारण, इसको क्या बोलेंगे हम?
संपीड़नात्मक बल, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ, वलित पर्वत निर्माण का हुआ। देखो गति, पृथ्वी के संकुचन के कारण दोनों अग्र प्रदेश एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं। संकुचन के कारण, किसके कारण, एक इधर और एक इधर, तो संकुचन हुआ। और संपीड़न क्षैतिज संतुलन से अत्यधिक संपीड़नात्मक बल उत्पन्न होता है। और जब जैसे जैसे ये नीचे की फोर्स और इधर दोनों की फोर्स लगती है तो उसके कारण संकुचन संपीड़न बल में बदल जाता है। और वलन, भूसन्नति का मलबा सिकुड़ता है और वलितों का समानांतर पर्वतश्रेणियों का रूप धारण कर लेता है। और ये संपीड़न के कारण जो मलबा है भूसन्नति का, वो कैसा उड़ जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा। थोड़ा अवस्था ग्लिप्टोजेनेसिस, ये अपनी अंतिम अवस्था है, आरंभिक अवस्था है, जिसमें 13 नवीन पर्वत निर्माण हो जाता है, यानी पर्वत का निर्माण हो जाता है। फिर उसमें क्या चलती है, अनाच्छादन क्रिया चालू हो जाती है, जैसे मौसम में बरसात है, बर्फबारी है, नदियों का जल है, सूर्य का ताप है, सर्दी गर्मी है, रासायनिक जीव जंतु है, मानव है, इन सबके जो बाहर जाते हैं, कटाव चालू हो जाता है इस पर्वत का। और धीरे धीरे दीर्घकालिक परिणाम होता है कि ये घिस जाता है और नीचे पर्वत बन जाते हैं। जिससे ये निरंतर उत्थान, पर्वत की ऊंचाई में क्रमिक वृद्धि, अनाच्छादन, नदियों, हिमनद, अन्य बाह्य कारकों द्वारा पर्वत का निरंतर अपतन, रिजल्ट लंबी अवधि में पर्वत की ऊंचाई में कमी आना और उनका घिसकर नीचे हो जाना। जैसे कि अरावली, अरावली एक तरफ को देखो पर्वत निर्माण हुआ, हिमालय सेकंड अवस्था, और थर्ड अवस्था में कौन है, अरावली। इसला करती सीमांत श्रेणियों और मध्य में, तो जो हमारी हिमालय निर्माण हुआ है, इसमें देखो एक तरफ इधर तारिम बेसिन है, फिर उसके बाद कुल्लू श्रेणी है, इधर भी अपने हिमालय श्रेणी, और इधर गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, बीच में क्या है, तिब्बत का पठार, इसको हम क्या बोलते हैं, मध्य पिंड या श्वसन बिंद, क्या बोलते हैं, श्वसन बिंद या मध्य पिंड। और ये अपना क्या है, सही मान, इसको बोलता है रेड किटन, क्या बोलता है, रेड किटन। देखो ये रेड किटन, ये है रेड किटन, मध्य पिंड जो श्वसन बल, रेड किटन भूषण नदी के किनारों पर बनी समांतर पर्वत श्रेणियां, ये क्या है, अपनी समांतर पर्वत श्रेणियां, जिसे इधर एक तरफ तो है अपनी कुनलुन, और एक इधर क्या है, अपनी हिमालय। श्वसनबर्ग मध्यवर्ती पठार, इसको बोलते हैं तिब्बत का पठार, तिब्बत पठार। यदि बल अत्यधिक हो तो संपूर्ण मलबा फलित हो जाता है, जिससे जटिल गिरवाखंड या नापे का निर्माण होता है। यानी कि दोनों ओर न बन के अगर बल जाता है ऐसे और ऐसे न बन के क्या बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, गिरवाखंड या नाप। वास्तविक विश्व में परिणाम, जैसे देखो एक तो 33 भूषण, ये आल्पस पर्वत 33 सेगमेंट में हिमालय बना है, 33 भूषण है, कारण तो इसमें कौन कौन सा उदाहरण भी है, मध्य तिब्बत का पठार मध्य का उदाहरण है। और ये कहाँ है, तिब्बत में, और इसकी सीमांत श्रेणियां कौन है, हिमालय और कुल्लू श्रेणी। अन्नतुल्य पठार, अन्नतुलन पठार के दोनों ओर कौन सी जोड़े, पोटेंक और टॉरस। ईरान का पठार, ईरान के भी पठार के बीच, इनका ईरान का पठार दोनों श्रेणी है, जेब्रस और एल्ब्रस। ये सब कहाँ से हुई, अपने अपने वेगनर के सिद्धांत से उठाई है। देखो कोबर का मूल सिद्धांत,
मूल कथन: वर्तमान महाद्वीपों का विकास प्राचीन दृढ़ भूखंडों से हुआ है तथा पर्वत निर्माण वह प्रक्रिया है जो दृढ़ भूखंडों को भूसंनतियों से जोड़ती है। यानी महाद्वीपों का विकास हुआ है वो दृढ़ भूखंडों से हुआ है, और दृढ़ भूखंडों और पर्वत निर्माण को जोड़ने का काम कौन करती है? भूसंनतियां। ये स्टीरियस का कथन: कोबर निश्चित रूप से एक निर्माणवादी है जो पृथ्वी का संकुचन संपीड़नात्मक तनाव के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है। मतलब कि भाई एक कोबर निश्चित रूप से एक निर्माणवादी है, यानी कि अपना जो वक्तव्य रखा उसने वो सही है, मगर इसमें भी कुछ लोचा है। क्यों? क्योंकि इसने संकुचन के आधार पर संपीड़न बल बता दिया। कोबर के सिद्धांत की आलोचना: देखो, अपर्याप्त बल। सबसे पहला कि इसमें जो इसने बल बताया संकुचन, यानी पृथ्वी का सिकुड़ना, तो ये पृथ्वी के तलन से उत्पन्न संकुचन बल इतना विशाल नहीं हो सकता कि हिमालय या आल्प्स जैसी विशाल पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हो सके। देखिए, संकुचन से पर्वत निर्माण नहीं हो सकता, ये बताया पहला। अब दिशात्मक विफलता: ये सिद्धांत पूर्व से पश्चिम फैले पर्वतों हिमालय आल्प्स की व्याख्या करती है, मगर रॉकीज एंडेज की उत्पत्ति के बारे में नहीं बताती। जो इधर के पर्वत है इनके बारे में नहीं बताती, क्योंकि ये संकुचन पे आधारित नहीं, जबकि ये हिमालय की और आल्प्स की इनकी तो व्याख्या करता है, मगर रॉकीज एंडेज पर्वत की व्याख्या नहीं कर पाता इस सिद्धांत। वर्तमान प्रसंग कोबर के चलते हुए अग्रभाग और आधुनिक प्लेट वर्तन की दोनों देखो। तो कोबर ने भी ये बताया कि वो प्लेट वर्तन में यही हो रहा है वर्तमान में विसरण। तो ये दोनों चीज सेम है, मगर बल का काम अलग अलग है। ये सबन तरंगे से बता रहा, जबकि कोबर ने क्या बताया? संकुचन सिद्धांत। प्लेट वर्तन सिद्धांत क्या होता है? श्रवण तरंगे, रेडियो एक्टिव पदार्थ। सुएज का खंडन: सुएज का मानना है कि केवल एक किनारा खिसकता सकता है, परंतु आधुनिक प्लेट विवर्तनिक ने कोबर की इस मान्यता को सिद्ध कर दिया कि दोनों भूखंड एक दूसरे की ओर खिसकते हैं। भूसंनति का आधुनिक रूप: कोबर की 33 भूसंनति की अवधारणा आधुनिक भूविज्ञान में अभिसरण प्लेट सीमाओं के अध्ययन का आधार बनी। निष्कर्ष: अपनी सीमाओं के बावजूद पर्वत निर्माण के विज्ञान में कोबर का योगदान ऐतिहासिक और मार्गदर्शन। यानी कि जो कोबर ने एक तो क्षैतिज संचलन बताया, ये भी प्लेट वर्तन का सिद्धांत है। जो भूसंनति निर्माण हो रहा है वो भी अभिसरण के कारण एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक नीचे जाएगी भारी वाली। तो ये दोनों चीजें सही है। इसी आधार पर ये सिद्धांत वर्तमान में प्लेट वर्तन सिद्धांत का एक अभिन्न अंग बनकर गया है। आज का टॉपिक समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम